तो ये मालूम पड़ा है कि इकोनॉमी सबसे मुश्किल होती है और इसीलिए इकोनॉमी शुरुआत नहीं की। बायोलॉजी हो गई ना आपके, समझ में आई ना? क्यों आई? क्योंकि आसान थी इसलिए लगाई। राजस्थान हिस्ट्री कल्चर क्यों लगाई? आसान थी, इंटरेस्ट डेवलप हो। राजवीर सर कहानियां सुनाएंगे, इंटरेस्ट डेवलप होगा। राजा महाराजा हो गए, क्यों कराए? सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं राजा महाराजा। सबसे कम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन वाइज बता रहा हूँ मैं, सबसे कम इंपॉर्टेंट होते हैं कि राजाओं के सवाल आए। मैंने मेरे पूरे 20-25 एग्जाम दिए होंगे अभी तक, जितने भी एग्जाम में बैठा हूँ, मुश्किल से 20-25 क्वेश्चन मिले होंगे, 30 मान लो बस। फिर भी क्यों कराया? इंटरेस्ट डेवलप हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप हो, क्लास में आने का टाइम टेबल बने। बायोलॉजी क्लास शुरू शुरू में हुई थी क्या आपके? क्यों कराई? आजकल सभी बैचों में बायोलॉजी क्लास से स्टार्टिंग होती है। बायोलॉजी क्लास या राजस्थान हिस्ट्री या फिर फिजिकल ज्योग्राफी से या फिर मतलब इंडियन ज्योग्राफी से, क्यों? साइकोलॉजी है। बायोलॉजी सर पढ़ाते हैं, आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन में उनकी क्लास में रहे होंगे क्योंकि सर डिसिप्लिन में रखते हैं। तो एक वही आगे तक फॉरवर्ड करो आप कि 1.5-2 साल, आपका तो चलो 3 साल 3.5 साल का बैच है, उनका 1-1.5 साल का बैच है, तो 1.5 साल तक वही सेम रूटीन चलता रहे कि अटेंटिवली 2 घंटे तक क्लास ले, सुने, समझे और आगे बढ़े, ताकि शुरू शुरू में सेट हो जाए ना ट्रेंड। देखो बात ऐसी है कि आपके ये वाली विषय हो चुकी है ना? कल्चर भी थोड़ी बहुत हो चुकी है, मॉडर्न हो गई है, मिडाइवल हो गई है, एंशियंट भी हो गई होगी राजस्थान की। गिलुंड सभ्यता, बनास सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, तो 3 क्लास की है, पढ़ लेना। यहां से उससे एक क्वेश्चन आता है, ये रहा। आर एस प्री बेसिकली बता रहा हूं मैं। देखा, लगभग लगभग 150 क्वेश्चंस में से 150 प्रश्न में से 15-16 प्रश्न इसी चीज के आ रहे। भारत का इतिहास में क्या हुआ आपके? मॉडर्न अच्छी वाली चीज हो गई, मिडाइवल चल रही है। और एंशियंट, पहले कहा जाता था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मॉडर्न। अब आजकल सरकार कौन सी है? राइट विंग की सरकार है, जो पुरानी चीजों को महत्व ज्यादा देती है। पुरानी चीजें जैसे G20 समिट हुई, नटराज की मूर्ति के बारे में सुना है? भगवान शिव की मूर्ति है, भगवान शिव की मूर्ति को G20 में अपना भारत मंडपम बनाया गया, उसके सामने स्थापित की गई। G20 समिट हुई जहां पर हमारा पुरी का नहीं, जगह कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है ना उड़ीसा में, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर को दिखाया गया। वहीं पर नालंदा और तक्षशिला नामक विश्वविद्यालय थे, उनको बताया गया। तो पुरानी चीजें वापस लाइमलाइट में आ रही है। तो आरएएस में एंशियंट हिस्ट्री का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है, मेंस में फेंक तो यूं करके लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं आपको क्वेश्चन बताऊं तो इस बार आया था कि आपने पढ़ा नहीं तो आपको इतना आइडिया लगेगा नहीं, पर मिडाइवल में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन। नहीं पढ़ा अभी तक? सूफी चल रहा है, भक्ति आंदोलन इसके जस्ट अगला ही है। भक्ति आंदोलन से सिर्फ भक्ति आंदोलन कह रहा हूँ, चलो सूफी आंदोलन में रहता हूँ। 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, सूरावर्दी सूफी आंदोलन पढ़ लिया? आरएस 2021 के मेंस में, आरएस 2023 के मेंस में आया आलवार और नयनार संतों के बारे में, जो आप 3 दिन बाद पढ़ देंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन बाद, कि आंडाल नाम की महिला थी, आलवार कितने होते हैं, नयनार कितने थे, कौन से धर्म को, विष्णु धर्म को कौन मानते हैं, शिव धर्म को कौन मानते हैं, एक लिंग पहनते हैं यहाँ पर उनका, लिंगायत समुदाय जो कर्नाटका में पाया जाता है। इसका क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि पूछा जाएगा। थोड़ा इंट्यूशन आ रहा है कि इस बार भी पूछ लेते, लेकिन नहीं पूछा क्योंकि वो लाइमलाइट में रहता है, अखबारों में आता है हमेशा। ये क्या लगा दिया? अच्छा यहाँ लग गया ना? ये देखो, वो नहीं देखने का। लिंगायत समुदाय से प्रश्न आ सकता है, तो आप ये जस्ट 5-4 दिनों में पढ़ लोगे। आज आपके सूरावर्दित हो गए ना, तो सूफी आंदोलन आज समाप्त हो जाएंगे आपके, हो गए समाप्त। अच्छा, आपके तो यूपीएससी वाले हो ना, तो कल खत्म हो जाएंगे। तो फिर आप भक्ति आंदोलन पढ़ेंगे, तो भक्ति आंदोलन में आपके वो सभी चीजें काम आएगी। इस बार 10 नंबर क्वेश्चन था कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बुद्ध, जैन और आजीवक धर्म, तीनों नाम लिए मैंने, तीनों नाम भी बताऊंगा क्यों लिए। बुद्ध, जैन और आजीवक धर्म, और उसके साथ साथ अपने मिडाइवल हिस्ट्री के जो भक्ति आंदोलन है, उनकी जो वर्ण व्यवस्था संबंधी विचार थे, उनको बताइए। मध्य भारत में जो भक्ति आंदोलन आप पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं, इसको जोड़ा, साथ ही साथ बुद्ध, जैन धर्म, इनके जो आदर्श है, इन दोनों में कंपैरिजन कराया। इस बार 10 नंबर क्वेश्चन था। अब मिडाइव मॉडर्न जो है ना, वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इतना कम भी नहीं। पहले 25 नंबर 30 नंबर तक का मॉडर्न पूछ लेता था कभी कभी, अब वो 15 पर आ चुका है, और 15 पर ही
एंशियंट प्लस मिडाइवल आ गई है। आपने मुगल तो पढ़ लिया होगा, मुगल नहीं पढ़ा? चलो, इस बार क्वेश्चन आया था 5 नंबर में कि मुगल स्थापत्य कला किस प्रकार से हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव है, हिंदू शैली का प्रभाव है। 5 नंबर का प्रश्न था। तो आप, अगर आपने 11वीं 12वीं में पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, नहीं पढ़ा है तो सर बता देंगे किस किस प्रकार से क्या क्या बना, कौन कौन सी इमारतें बनी। मरियम उज जमानी का नाम सुना ही होगा, जोधा अकबर नाटक आता था उसमें, कम से कम वहाँ सुन लिया होगा। तो मरियम उज जमानी का जो महल है वो किस प्रकार का है। तानसेन का नाम सुना होगा, कहाँ सुना? संगीत में ही सुना। चलो, तानसेन आता है। तानसेन का जो कमरा था वो किस शैली से प्रभावित है? ऐसे आ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन प्री में ये रहा ट्रेंड। मिडाइवल, मॉडर्न और एंशियंट तीनों मिला के लगभग 10 क्वेश्चन मान लो, 8 9 10 क्वेश्चन। और यहाँ कितने? तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सब्जेक्ट छोड़ दें, इसका मतलब ये है कि इनपुट आउटपुट का रेशियो नाम एक चीज़ होती है। मतलब हम कितना कुछ डाल रहे हैं उसका हमें कितना मिल रहा है। अगर हम 50 रिवीजन इसके मार रहे हैं, हो जाएंगे धीरे धीरे, विश्वास मानो, 2-3 साल बाद हो जाएंगे। 2-3 साल बाद एग्जाम दोगे तो 25 के करें। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। 4 RAS ओनली यूपीएससी में, ये आपके फिर इंपॉर्टेंट होगी। मैं सिर्फ RAS का बता रहा हूँ। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई आपके? वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी तो देख लीजिए। इंडिया और वर्ल्ड ज्योग्राफी कितने कितने पेज के नोट्स आपके? हाँ, कितने? 250? 50-60? 100 मान लो। यूपीएससी में मिला के 100 मान लो। RS के लिए 40 पेज, RS के लिए 40 पेज है। इंडियन ज्योग्राफी कितने? यूपीएससी के लिए मान लो 1 कॉपी, RS के लिए मान लो आधी कॉपी। ठीक, RS में इतना ही कराया जाता है। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगा जहाँ से। इंडियन ज्योग्राफी हो गई ना आपके, तो अभी टॉपिक्स मार्क कर दूंगा। आप पीवाई को देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चन आए और आगे भी वहीं से आएंगे। ये देख लीजिए, 100 पेज 150 पेज के अगर नोट्स हैं सिर्फ RS ओनली, और वहाँ से अगर लगभग 7 8 9 10, ये 11 इस बार 10 थे 2024 में, 10-11 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या बुराई है? रिवीजन अच्छा मारे। ट्रेंड यूपीएससी का भी आपको इसी तरीके से देना चाहिए। अनप्रिडिक्टेबल जैसा कुछ नहीं है, सब कहने वाली बात है। इस बार का पेपर इजी था, इसके पिछले बार वाला भी इजी था। इसके जो पिछले बार वाला था, मतलब 2023 वाला, बहुत ज़्यादा टफ पेपर था। 2023 का सी सेट बहुत टफ था। 2024 और 2025 तो काफ़ी ज़्यादा आसान था यूपीएससी के स्टैंडर्ड के मुकाबले। बता रहा हूँ, ऐसे मत देखना कि आसान उस तरीके से। यूपीएससी जिस प्रकार के प्रश्न पूछती है उससे आसान था, सी सेट भी आसान था। और जिनको इंग्लिश नहीं आती वो फिर क्या करेंगे? यूपीएससी कैसे पास करेंगे? हैं? इंग्लिश नहीं आती तो यूपीएससी छोड़ो, एसआई के अलावा ऐसी एग्जाम बता दो जिसमें इंग्लिश नहीं आती। एसआई के अलावा ऐसा एग्जाम बता दो जिसमें मैथ्स नहीं आती। मास्टर की नौकरी में तो बोल देना मास्टर की परीक्षा में नहीं आती। 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में आती है, 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड में नहीं आती। उसके अलावा सब में आती है। बताओ किस एग्जाम में नहीं आती? एसआई में नहीं आती सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स तो उसमें भी आती है। 5 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, बताओ। कोई आ रहा है परीक्षा याद में? मैं बता दूं, पटवारी आती है, दोनों दबा के आती है। वीडियो आती है। चतुश्रेणी अधिकारी आती है। फिर और RS में आती है। RJS में नहीं आती? आती है। और बताओ, जो एग्जाम याद आ रहा हो, LDC से लेकर लेब असिस्टेंट से लेकर कोई सा भी, सब में आती है। 1.5 साल में हो गए हैं। अगर आप यूं सोच रहे हो कि ऐसे ही हो जाता है तो ऐसे नहीं होता। इंग्लिश नहीं आ रही तो कर लो, ले लो सिलेक्शन। कहाँ से लोगे? RAS में इंग्लिश कितने नंबर की है? 10 नंबर का हिंदी में ट्रांसलेशन, 4 नंबर की पारिभाषिक शब्दावली। 10 नंबर का ट्रांसलेशन कैसे होता है? यहीं सर कराते हैं। पहले बोलते हिंदी वालों लिखो, सेम चीज़ इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखाते हैं। इंग्लिश वालों को लिखा है तो सेम चीज़ हिंदी में बोलते हैं, तब हम ध्यान देते नहीं है। लिखा नहीं रहे, शिवेंद्र सर स्लाइड्स लेके आते हैं, इस साइड इंग्लिश इस साइड हिंदी। बाहर पूछ रहे थे ऐसा कौन सा अखबार है जो इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन करता है? रोज चलती है 6 घंटे फिल्म। इधर की इधर तो पढ़ो तो सही।
ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। इधर हिंदी जिसकी इंग्लिश ठीक है, हिंदी कमज़ोर है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करो। रोज़ तैयारी हो रही है, नोटिस कौन करे? हिंदी की चीज़ इंग्लिश में लिखाते हैं ना, कितना टाइम हो गया, 1.5 साल हो गया, अब तक तो कुछ शब्द तो आ जाते हैं बढ़िया से। रोज़ होता है ट्रांसलेशन। अभी मिडिल हिस्ट्री क्लास चलेगी, सर लिखवाते हैं कि स्लाइड चलती है? लिखवाते हैं, तो एक बार हिंदी में बोलेंगे, एक बार इंग्लिश में बोलेंगे। ध्यान दो ना, इधर आसपास के लोगों से बातें करने से बढ़िया तो थोड़ा ध्यान दे ले, ताकि एक कंपोनेंट तो मजबूत हो। ये इंडियन पॉलिटी, और ये रही आपकी प्यारी मैथ्स। मैथ्स प्लस रीजनिंग 33 नंबर की, 33 मार्क्स आउट ऑफ 200। और कट ऑफ कितनी गई? 30 ही कर लो, चलो। कितने बच्चे बाहर ही थे, वापस नाम दिया था शिवराज जी, बोले कि मैंने तो एक ही दिन कॉपी नहीं खोली, 88 नंबर थे, एक भी दिन कॉपी नहीं खोली, ऐसे ही गया हूँ। फ्री के लिए तो कॉपी कौन खोलता है, बताओ? ऐसे हो जाता प्री पास। देख लेना, विश्वास नहीं आ रहा तो आरपीएससी की साइड तो कल दिखाई थी मैंने आपको, दिखाई थी ना? एक प्रश्न आएगा ही आएगा, फिक्स है। अभी तो पहला ही क्वेश्चन यही था, यहां से क्वेश्चन आया है। खनिज से क्वेश्चन आया है, कॉपर का खनिज पूछा था 5 नंबर में, जिसकी ट्रिक आपको पता है। खनिज हो गए, क्या खनिज टॉपिक ट्रिक है? एसएस के जीके के नोट्स किसकी है? मैग्नीज के। मैग्नीज में नाम लाने के लिए एसएस के जीके के नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो तांबे के लिए क्या है? मैं ही गलत बोल गया। बॉक्साइट के लिए क्या है? बॉक्स की कोर टूट गई, कोरापुट, बोलानगिर, आगे। और उसके अलावा बीबी से कुटाई, जेके की दीदी, और डीजीपी साहब ने लाठी से मारा लातेहार, दुमका, गुमला, पलामू। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सही बता रहा हूँ, हॉट टॉपिक है, और कभी जीवन में कभी कुछ बाहर से नहीं आया। इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इसके अलावा मैंने कुछ बोला नहीं आपको कि नोट्स के अलावा बाहर से आता है नहीं आता, सिर्फ इन्हीं के लिए कमेंट किया है, क्योंकि यहाँ सही में आता है। मतलब यहाँ बाहर जाता ही नहीं है, इतना ही मुश्किल पेपर आ जाए, पर इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और अपने लगभग नोट्स से कवर हो जाती है। कल्चर का कल बता दिया था मैंने। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हॉट प्रायोरिटी टॉपिक। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले त्योहार पढ़ लिए? मेले त्योहार नहीं पढ़े, हटाओ। दल दयाल जी पढ़ लिया? संत संप्रदाय पढ़ो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजस्थान की बोलियाँ, राजस्थान के साहित्य, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। इस पूरे पूरे आरएस के सिलेबस में अगर लिख के कहा जा सकता है, पूरे पूरे आरएस का सिलेबस छोड़ो, पूरे पूरे राजस्थान की परीक्षाओं में अगर लिख के कहा जा सकता है कि ये वाला प्रश्न इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये टॉपिक है साहित्य। कुल मिला के 200-250 किताबें हैं टोटल, 200-250, 150-200 किताबें हैं जिन्हें याद करना है। नाम है सिर्फ कि बीसल देव रासो किसकी किताब है, हमीर रासो किसकी है, 2 हमीर रासो है, 2 हमीर रासो है। अच्छा, हमीर बंधन किसकी है, हमीर रायण किसकी है? प्रश्न आते हैं, याद करे चाहे नहीं करे उससे फर्क नहीं पड़ता, प्रश्न आते हैं। मॉडर्न ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही में नहीं है, यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ इंपॉर्टेंट है मॉडर्न। ऐतिहासिक राजस्थान, प्रारंभिक हिस्ट्री काल, ठीक है छोड़ो, आप पढ़ोगे जब देख लेना। आपकी जो जो हुआ बताते जाओ मुझे, मिडाइवल होगी ना, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है मेंस के लिए, प्री के लिए मैं कहीं नहीं रहा हूँ। पर्सनली मैंने मिडाइवल नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी, उसके कुछ कारण है। 9 महीने थे मेरे पास जिनमें कोर्स किया मैंने पूरा, और 9-10 महीने में लीस्ट प्रायोरिटी कोई सब्जेक्ट होती है तो 2 होती है मेरे लिए, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ।
आप क्योंकि अलग फील्ड से हो, मैं अलग फील्ड से हूँ। इकोलॉजी जो यूपीएससी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इकोलॉजी है। और उसके बाद है मिडेवल। इसके मैंने नोट्स भी नहीं बनाए, नोट्स सबसे किताब ली, क्लास देखी, क्लास भी वो देखी जो मेंस में आती है, मतलब ये। इसके अलावा मुगल स्थापत्य, मुगल चित्रकला, मुगल साहित्य, सल्तनत काल की चित्रकला, सल्तनत काल का साहित्य और सल्तनत काल के आर्किटेक्चर, स्थापत्य, बस। इसके अलावा कुछ नहीं देखा मिडेवल में, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। विजयनगर पढ़ा? क्यों पढ़ाते हैं इतना अच्छे से? विजयनगर आपके शायद 4 दिन पहले पढ़ा है ना? सर के साथ ही आ रहा था तब मैं, तब सर बोले थे विजयनगर पढ़ाऊंगा आज। 4 दिन ही हुए ना? हाँ, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। क्यों क्यों विजयनगर से क्वेश्चन आते हैं, कोई सोचता नहीं है। लिखा हुआ है यार सिलेबस में। प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत, तमिल। संगम काल, अच्छा एंशियंट हुई नहीं आपके। संगम साहित्य आएगा, जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रिलेट कर पा रहे होंगे कि संगम काल आएगा। तब क्यों संगम काल पढ़ रहे हैं, क्यों हम किताबें याद कर रहे हैं? कोई खुद से ये प्रश्न नहीं करता कि यही क्यों पढ़ाया जा रहा है और ये क्यों छोड़ना है और ये क्यों पढ़ना है। तमिल साहित्य की किताबें वो। तुलसीदास जी किताब पढ़ते, कालिदास जी किताब पढ़ते, पढ़ेंगे आप? एंशियंट आएगा जब गुप्त काल की किताबें पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे मौर्य काल की किताबें, जब आएंगे नवरत्न आएंगे। नवरत्न किसके समय थे? अकबर अकबर के समय नवरत्न थे क्या? अकबर के समय नवरत्न थे? अच्छा, नवरत्नों के नाम बताना अकबर के। 11 हो जाएंगे शायद। तानसेन, बीरबल, देख लेना, वो 10-11 हो जाएंगे। नवरत्न कहते हैं, मेरे को पता है, टॉपिक भी आप नहीं डाला अकबर के नवरत्न, लेकिन पहले एंशियंट में बनाए गए थे। विक्रमादित्य मुझे नाम याद नहीं आ रहा, पर चंद्रसेन सेकंड, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त के टाइम थे, जहाँ पर वराहमीर थे, अपने कालिदास थे। ये किताबें पढ़नी पड़ेगी। क्यों पढ़नी पड़ेगी? भाषा लिखी हुई है, और कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है कि क्यों पढ़ाई जा रही है। किताबों का निर्माण ही ऐसे होता है। नोट्स कैसे बनते हैं? कल आपको मैंने साइंस एंड टेक का नमूना दे दिया। ऐसे सब चीज़ों के है, सब चीज़ों के बारे में सोर्स आपको पता होंगे, धीरे धीरे चल जाएंगे कि नोट्स कहाँ से बने। कोचिंग इसलिए तो कर रहे हैं ताकि अगला आदमी मेहनत कर ले, ताकि अपनी थोड़ी मेहनत कम हो जाए, कि अपने को नहीं ढूंढना पड़े कि इसरो की साइट पे क्या अपडेट हो रहा है, इसरो की साइट पे कौन सा कहाँ लिखा है। शायद मैं नहीं बताता, आपको पता भी नहीं पड़ता। शायद मैं आरपीएससी नहीं बताऊँ तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा आरपीएससी में कौन सी जगह क्या है, क्योंकि आपका स्टेट पॉलिटी नहीं हुई है। इसलिए मैं आरपीएससी नहीं खोल रहा अभी, मैं ह्यूमन राइट कमीशन नहीं खोल रहा, नहीं तो वो खोलता मैं भी, फिर वहाँ बताता आपको कि यहाँ से देखो, यहाँ से आपके नोट्स बने हुए हैं, यहाँ से आपके नोट्स बने हुए हैं। मौर्य क्यों पढ़ा और कुछ क्यों नहीं पढ़ा? ऐसा ही के लिए नहीं पढ़ाए जाते ये। कुषाण, पहले सोने के सिक्के कैसे चलाए पूर्ण रूप से? विमकड़विसस, विमकड़विसस ने चलाए हैं। अच्छा, एंशियंट नहीं हुई, कोई बात नहीं। विमबार, जिस प्रकार चमक ले आती है सोने में भी उस प्रकार चमक होती है, इसलिए विमकड़विसस ने सोने के सिक्के चलाए। आएगा, नाम आएगा, क्वेश्चन भी आता है। पहली बार सोने के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन, गुप्त। सातवाहन के समय चले शीशे, मतलब लीड और पोंटिन के सिक्के चले थे। अब लीड को आपके क्या बोलते हैं हिंदी मुझे पता नहीं, लेकिन ये, हाँ सही बोलते हैं ना। ये गाड़ी होती है ना, गाड़ी, गाड़ी इनके इंजन में डलती है। लीड नाम का एक धातु होता है जो गाड़ी के इंजन में काम आता है। इनका नाम ही वाहन है, वाहन को चलाने के लिए चाहिए। ऐसे कुछ बना बना के याद करते जाओ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अलग से मैप बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया के 6 मरुस्थलों के नाम बताओ। नहीं हुए आपके, मेरे को पता है। चल हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। अच्छा बताओ। गिब्सन, सिप्सन, पानामी, विक्टोरिया, फिर ग्रेट सैंडी, और नदियाँ। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी, कितनी लंबाई है? सबसे बड़ी झील, हाँ कैस्पियन। कैस्पियन सबसे बड़ी झील नहीं है? हाँ, कैस्पियन झील है कि सागर है? सागर की परिभाषा क्या होती है?
सागर की परिभाषा ये होती है जहाँ फ्री फ्लो होता है। यहाँ कहाँ है? सागर नहीं है, ये झील है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इंडिया की थोड़ी ना पूछ रहा हूँ, वुलर है। कौन सी? सुपीरियर। तो भाईकाल क्या है? भाईकाल, बेकाल, सबसे गहरी 20% विश्व का मीठा पानी संग्रहित करने वाली झील, सबसे ज्यादा बड़ी झील है वॉल्यूम के हिसाब से, आयतन ही बोलते हैं ना। और छोड़ो, विक्टोरिया झील कहाँ पे है? विक्टोरिया झील कहाँ पे है? केन्या, युगांडा, तंजानिया। विक्ट्री पाने के लिए कूटना पड़ता है, कूट कूट के विक्ट्री लिए, KUT। टेंग नाई का झील कहाँ पे? अफ्रीका में, बताओ कहाँ पे? डीजे बचेगा तब नायिका नाचेगी। डीजे बजेगा तब नायिका नाचेगी, टेंग नायिका है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जाम्बिया, तंजानिया। ऐसे याद रखने की कोशिश करो। कृषि के प्रकार, मेडिटेरियन कृषि के कोई प्रकार है क्या? अमेरिका में कौन सी कृषि होती है? नहीं हुई? ऐसी कौन सी कृषि है जो सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट्स के दक्षिण भाग में होती है, और दक्षिण साइड कौन सा हो गया, पश्चिमी भाग में होती है? कौन सी है? और कौन से प्रकार के खट्टे फलों के लिए की जाती है? सिट्रस फ्रूट्स। ये हुई नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे अपन पढ़ते नहीं है। एक और साइट है जो अपन ने आज तक जीवन में खोल के देखी नहीं है। खोलिए, क्या है इसमें? आज अभी हमारे वहां के आए हुए व्लादिमीर पुतिन, उनके बारे में पूरा एक 10 पेजों का डाला, SIR हो रही है तो उसके लिए डाला, तो ऑथेंटिक सोर्स है। ये हुआ नहीं आपके, ये हुई नहीं आपके, ये चल रही है ना। बायोलॉजी हो गई, प्री में बायोलॉजी के सिर्फ ये टॉपिक है। पशुजन्य रोग, जूनोटिक डिजीज, असंक्रामक संक्रामक रोग, आहार पोषण रक्त समूह आरज कारक, यही है। और क्या है? और क्या क्या पढ़ा आपने? मेंस में है, मेंस का सिलेबस खोल के देखना। प्लांट्स के बारे में क्या पढ़ा है आपने? प्लांट्स एंड इट्स पार्ट नाम से एक टॉपिक है मेंस के सिलेबस में। जड़ें कितनी प्रकार की होती है, सवाल मेरा ये रहा, लो पढ़ा है आपने। जड़ें कितनी प्रकार की होती है, पत्तियां कितनी प्रकार की होती है? मेंस का सिलेबस खोल के देखना, प्लांट्स एंड इट्स पार्ट। क्लासेस बाद में जब मेंस आएगा तब डल दी जाएगी, पर वो तो उनकी ड्यूटी पूरी कर लेंगे। पर आपको पता है कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है कि नहीं हुआ है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बस। प्लांट्स मतलब क्या बोलते हैं? पादप और उनके भाग। भाग में जड़ों के कितने प्रकार है, पत्तियों के कितने प्रकार है, तनों के कितने प्रकार है। लौकी का पौधा देखा सभी ने? बेल देखी है कोई सभी ने? तो वो ऊपर यूं 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 लटक लटक के जाता है, वो क्या है? पत्ती है, तना है, क्या है? वो कांटे होते हैं, कांटे, वो क्या है? पत्तियां है वो। जो कांटे दिख रहे हैं ना आपको, पत्तियां है। इस प्रकार की पत्तियां भी होती है, अलग अलग प्रकार की पत्तियां आती है। एलोवेरा का जो है वो मोटा मोटा इसके अंदर रस निकलता है, वो भी पत्ती है। और अभी आपकी ये नैनो प्रौद्योगिकी हुई है, ये हुई है, ये होगी। रक्षा प्रौद्योगिकी बाकी है, तो बस यही है आपके, ये करा देंगे। बाकी सब मीन्स पता होना चाहिए एटलीस्ट कि हमने क्या कवर कर लिया, क्या नहीं किया है। अब मैं अगर आपको कहूँ कि ये फोटो है और दो कारण है कि मैं आज RS बनाऊं, तो पहला कारण तो ये रहे, दूसरा कारण ये रहा, सिलेबस। सिलेबस को पढ़ना और सिलेबस के अनुसार पढ़ना दोनों बहुत जरूरी हो जाते हैं।
जरूरी है क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं आपसे मैंने पूछा, बायोलॉजी होगी क्या आपकी पूरी? और बताओ, ड्रग्स पढ़ लिया आपने? कौन सा ड्रग्स पढ़े बताना? अफीम, अफीम पढ़ ली? पढ़ ली क्या? बताना, अफीम किससे निकलती है? एक बताऊं, एल्कोहल नाम का टॉपिक है, उसके प्रभाव किन पर? युवाओं पर। पढ़िए एल्कोहल, केमिस्ट्री में नहीं है, बायोलॉजी में है ये। ठीक है, बायोलॉजी का मेंस का सिलेबस खोल के देखिए, सिलेबस में राजस्थान का योगदान। यहाँ पर भी संत लोक देवता अलग लाइन लिखी हुई है। राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियां, राजस्थान की बोलियां एक अलग टॉपिक है, 5 पॉइंट में था। मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा एक टॉपिक है, कल्चर को एक में समेट दिया है, इन दोनों को अलग रखा है। क्यों रखा है? क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये पूरी आपकी एंशिएंट और मिडेवल, पूरी की पूरी एक में ही। मध्यकालीन पढ़ रहे हैं ना आप? देख लिया? सूफी और भक्ति आंदोलन जिसमें रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्क संप्रदाय आपने पढ़ा होगा, वो भी आएंगे अपने सलेमाबाद के। अपने वल्लभ संप्रदाय आएगा, आपने पढ़े होंगे वल्लभ संप्रदाय के कौन कौन से मंदिर राजस्थान में है। नहीं पढ़े तो पढ़ लेना, आ जाएंगे जब सिलेबस नहीं हुआ ना। यहाँ लिखा हुआ सिंधु सभ्यता से लेकर ब्रिटिश काल तक के भारतीय ललित कलाएं। ललित कलाएं क्या होती है समझ में आ रही है? फाइन आर्ट्स, प्रदर्शन कलाएं, वास्तुकलाएं और साहित्य। इंडियन ज्योग्राफी कह रहे थे ना आप? अरे यार ये अलग ही समस्या है इसके। ये लो, इंडियन ज्योग्राफी मेंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी मेंस का सिलेबस। और अब मैं तो ये सोच रहा हूँ 1.5 साल बाद अब आप सिलेबस देख रहे हो, तैयारी करते करते 1.5 साल हो गए, सिलेबस की दर्शन ही अब हो रहे हैं। ये रहा आपका प्यारा अखबार जो आप रोज पढ़ते हैं। बड़े बड़े टॉपिक बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना होता है। कल पूछ रहे थे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक बात, पहली बात, मैं इसमें इंडिगो कर रहा है, इंडिगो 5 फरवरी बाद थोड़ी ना करेगा। इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, मैं पढ़ लूँ, आप क्यों पढ़ रहे? इकोनॉमी, इकोनॉमी रेपो रेट घटाकर 5.25% कर दी। पढ़ेंगे तब समझ में आएगा रेपो रेट होती क्या है, रेपो रेट से मुद्रास्फीति या महंगाई पर क्या असर पड़ता है। पुलिस की बस में भिड़ी कार दोनों भाग चले। डिनर पर टाटा परिवार से पूछा, हम इतने उत्पादक बनाते हैं फिर भी अच्छी कोल्ड क्रीम क्यों नहीं? तब मिली लेक्मे, जिससे बोला जाता था लक्ष्मी। राजू सर ने बताया आपको, लेक्मे का नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी ब्रांड की लिपस्टिक, लक्ष्मी ब्रांड की जो लेक्मे आप आईलाइनर मस्कारा लगाते, वो लेक्मे लक्ष्मी हुआ करता था टाटा का। फिर तब बनी मिली लेक्मे लिपस्टिक, फेल हुई तो घर घर सर्वे। लेक्मे की क्या कौन सा काजल चला था, कोलोजिक काजल, मतलब 48 घंटे तक। हाँ, पहला पेज हो गया, फ्रंट पेज। क्या पढ़ने का क्या नहीं पढ़ने का, ठीक है। ये किसका है, अपने काम का है क्या? ये दिल्ली का है वैसे, तो दिल्ली का फ्रंट पेज है ये। भारत रूस दोस्ती का नया रोड मैप, 2030 तक 9 लाख करोड़ का ट्रेड है। ठीक है, पढ़ लो। ठीक है। धरती का जन्नत में दिल्ली सा हाल, धरती की जन्नत में दिल्ली सा हाल। पोल्यूशन पे आपको वैसे ही पता है, इसमें कुछ नहीं लिखा है ऐसा हो गया वैसा हो गया। दिल्ली क्यों पॉल्यूटेड है? दिल्ली में प्रदूषण क्यों खत्म नहीं हो रहा? बीजिंग मॉडल की बात कर रहे हैं, बीजिंग मॉडल अपना रहे हैं, ओडी वन कर रहे हैं, डीजल की कारें बंद कर दी, सिर्फ पेट्रोल की कार चलेगी। क्यों? बाउल शेप का है वो, दोनों साइड वैली है, तो नीचे के स्तर पर जाता है तो वहाँ पोल्यूशन बना रहता है, इसलिए नहीं हट रहा वहाँ पे। पराली भराली सब ऐसे ही यूं नाम ले लेते हैं।
असली कारण ये है। अनिल अंबानी समूह की 1120 करोड़ की संपत्ति अटैच। नीतीश को मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में। सुनना, राष्ट्रपति भवन में डिनर, पुतिन को परोसी ऑल वेज थाली, बादाम का हलवा। पढ़ने की चीज नहीं है ना, इसलिए बोलता हूँ, थोड़ा अखबार उस प्रकार का है ये। बादाम का हलवा देख पा रहे हो? 2 घंटे किसानों के कब्जे में ट्रेन, 16 प्रभावित। 10 को चिप वाले मीटर उतारने का किया ऐलान। है क्या कुछ काम का? शराब बेच होलोग्राम की फोटो से कराते थे ऑडिट, सर्वर में स्टॉक पूरा दिखाता था। नहीं, कुछ भी काम का नहीं है। एक बदलती हुई दुनिया से ये एक पेज है जो काम का है, ये देख लेना चाहिए। ये ये काम का है ना, कि वो काम का है कि इंडिगो में फेल हो गया है। क्या बताता है? भले ही सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियमों की कुछ बाध्यताएं खत्म कर दी है, लेकिन जिन कारणों से नियम लाए गए थे वो क्यों दूर है? 63 हिस्सा कहाँ जा रहा है? ये कहाँ जा रहा है? 1.1 दिन यूएस में, 1.1 दिन, और चीन में 3.7 दिन ही, भारत में 17 दिन क्यों है? ये पढ़ने लायक चीज है। निर्वाचन की विश्वसनीयता कायम रखना बहुत जरूरी है, काम की चीज है। ये काम की चीज है। एआई से बच्चों की पढ़ाई की अवसर ठीक है। टूरिस्ट को पसंद आ रहे युद्ध क्षेत्र और खंडर। ये बिजनेस का ठीक है, क्या मतलब है? इंडियन एक्सप्रेस। आफ्टर नोट द एरा ऑफ वॉर, पीएम फ्रेम्स कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति की साइड है। हम न्यूट्रल नहीं, हम शांति की साइड है। मोदी पुतिन रोड मैप। वहां रेपो रेट कितने बता रखा था? 0.25% कम हुई थी इतने में। पीएम फ्रेम्स यूक्रेन। ये भी काम का वैसे तो, पर अपने काम का नहीं, दिल्ली का ही है। ये सभी काम के है, ऊपर से लेकर नीचे तक का। पुतिन विजिट नाम से एक पेज छपा कि रशिया का जो पुतिन आए थे, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भारत के साथ कौन कौन समझौते किए। समझ विकसित होती है इनसे। पढ़ने की चीजें ये है। एडिटोरियल पेज, आइडियाज पेज, बिग पिक्चर, एक्सप्लेंड नाम का पेज है। एक दैनिक जागरण अखबार भी अच्छा आता है, वो बता देता हूँ। ये बहुत थोड़ा क्लिष्ट अखबार है, जो पढ़ने में थोड़ी समस्या आती है। बाकी अखबार अच्छा है, पढ़ सके तो देख लो। ये क्या हो गया? ये अखबार कैसे, ऐसा कैसे आ गया? ये एक अच्छा अखबार आता है, दैनिक जागरण। चलो छोड़ो, अपने पेपर पे आते हैं अपन। कहाँ पहुंचे कल? दो ही हुए थे? नहीं यार, ये तो हो गया था ना, ये 6 हो गए थे। 7वां क्वेश्चन पढ़ो।
सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। इसमें उपग्रह की कक्षा का झुकाव सूर्य के सापेक्ष स्थिर रहता है। सभी सही है क्या? इसमें उपग्रह समान अक्षांश पर समान स्थानीय समय पर पहुंचता है। अच्छा, ये तीसरा वाला गलत है। सही है। किसमें होता है ये? और तीसरा वाला पॉइंट किसमें होता है? इसमें होता है। चलो ठीक है, पर ये मैपिंग वाली चीज कौन सी प्रकार में होती है? रिमोट सेंसिंग होती है। रिमोट सेंसिंग कहाँ से कहाँ तक होती है? सन सिंक्रोनस कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट में। ये कार्टोग्राफी या इमेजिंग ऑफ अर्थ का दूसरा मतलब होता है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी करने के लिए सूर्य के सापेक्ष एक ही समय पर वहीं, मतलब आज 9 बजे तो कल भी 9 बजे आएगी, तो अच्छे से मैपिंग कर लेती है। बाकी रिमोट सेंसिंग का प्रोसेस क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे मेरा हाथ है, इधर से रेज आई है, ये रिफ्लेक्ट करके इधर से कुछ किरणें डाली, ये रिफ्लेक्ट करके वापस फेंकेगा, ऊपर जाएगी, सैटेलाइट कैप्चर करेगी कि हाँ इस प्रकार की इमेज है। जैसे चमगादड़ होती है ना, चमगादड़ वही होती है ना, कि उल्लू होता है जो भी रात को देखता है, जो जिसकी भी आवाज़ टकरा के वापस आती है, चमगादड़ है ना। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ। तो देख कैसे चलती है, आवाज़ अल्ट्रासोनिक या इंफ्रासोनिक रेडिएशन भेजती है, वो टकरा के वापस आती है। सेम चीज़ रेडियो सेंसिंग, टकराएगी वापस रिफ्लेक्ट होगी, देख लेंगे कहाँ कहाँ काम आती है। कहीं डिजास्टर हो गया कि बाढ़ आ गई है, भूस्खलन हो गया है, रिमोट सेंसिंग के जरिए बेहतर सैटेलाइट इमेजेस ली जा सकती है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ कुछ हो गया, कैसे पता लगाओगे? इतने ऊपर ड्रोन नहीं जाते हैं, इतने ऊपर ड्रोन उड़ ही नहीं सकते, मतलब नीचे से ऊपर तक नहीं भेज सकते आप कि 5-6 हज़ार मीटर ऊपर भेज देंगे, 5-6 किलोमीटर ऊपर भेज देंगे, संभव ही नहीं है। फिर यही तरीका है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होती है, पता लगा लेती है। इसलिए डिजास्टर में लिखा रखा होगा, एक और लिखा रखा होगा विलेज प्लानिंग, गाँव की योजना बनाने के लिए। क्या योजना बनाएगी? रेवेन्यू बोर्ड होता है ना, राजस्व विभाग। कल मैं आपको कह रहा था कि सर कह रहे मेरे अंदर से ज्योग्राफी का उद्गार थोड़ी होता है, राजस्व विभाग सैटेलाइट के थ्रू बताएगा। वही है विलेज मैपिंग, ऊपर से सैटेलाइट इमेज देख लेगा कि यहाँ यहाँ कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, पट्टे, खेत किस प्रकार से बटे हुए हैं, सब कुछ सैटेलाइट हो जाता है। जियो टैगिंग का नाम सुना है? जियो टैगिंग नहीं सुना? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। मनरेगा में तालाब बनाया है, तालाब बनाया नहीं बनाया किसको पता? मान लो मनरेगा का सचिव जयपुर में बैठा रहता है, कोई छोटे से जैसलमेर के गांव में एक तालाब का निर्माण हुआ है, मेट ने पैसे पास कर दिए, सचिव ने पैसे पास कर दिए, मतलब सचिव मतलब ग्राम सचिव, सरपंच साहब ने कह दिया साइन करो, तालाब बन गया है। किसको पता पड़ रहा है? तालाब कौन देखने आ रहा है? जियो टैगिंग की जाती है तब, कि इस जगह पे तालाब बना हुआ है, फिर सैटेलाइट के थ्रू देखते हैं कि लाइव सैटेलाइट कैप्चर करती इमेज कि हाँ ये मार्क करके यहाँ तालाब खुदा हुआ है, वहाँ भी काम आता है। बोलते हैं ना भ्रष्टाचार कैसे कम किया जा सकता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, तब जियो टैगिंग भी एक आता है कि कुछ भी बनाया जाए। ये स्प्रिंग बोर्ड की एकेडमिक बिल्डिंग है, इसको भी तो टैग कर रखा है, मैप पे देखते हो तो दिखती है यहाँ स्प्रिंग बोर्ड एकेडमिक बिल्डिंग है, क्या है वो? फिर सैटेलाइट अलग अलग मोड होते हैं मैप से भी, सैटेलाइट वाला मोड ले लो, मिल जाएगी आपको कि यहाँ हाँ यार कुछ बना हुआ है। सरपंच बोलते हैं स्कूल की बिल्डिंग बना दी, किसको पता स्कूल की बिल्डिंग में 3 कमरे के 5 कमरे, बोल दिया कि 3-5 कमरों का बेड पास हुआ, बनाए 3 ही कमरे, जगह छोड़ दी खाली, ऊपर सैटेलाइट इमेज कैप्चर कर लेगी। रिमोट सेंसिंग होती है। और एक आई थी चिट्ठी की पुरानी सब्जेक्ट रिवाइज कैसे करें, मेरे को दिलीप सर की एक बहुत ही अच्छी बात लगी, जिसकी वजह से मेरा IQ बढ़ गया, सीरियसली बता रहा हूँ। कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए, बोलते होंगे आपको भी टीचर्स, बोलते ही नहीं बोलते? टीचर से नहीं कर पाते तो आपको भी नहीं बोलते? 7 से 7 तक की तो नौकरी है। बात ऐसी कि मेरा मेडिटेशन अलग प्रकार का था। दिलीप सर ने एक बात बोली थी कि स्लीप स्टडी, ईट स्टडी और वर्क स्टडी, मतलब सोते हुए, खाते हुए, पढ़ते हुए, काम करते हुए पढ़ाई चलनी चाहिए। कैसे चलेगी? आज आपने जो भी पढ़ा 7 बजे गए, फेंक मत देना, कल संडे है तो वाह कल करेंगे। सीरियसली बता रहा हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ उस 1-1.5 साल में, इतना डेवलप हो गया कि कल जो मैं उत्तर दिखा रहा था या कुछ सोच पा रहा था वो सिर्फ उसी की देन है, कितना सब कुछ सोच पाता मैं। पढ़ा, आज आपने जो भी पढ़ा है, वैसे तो एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि अब मेरी तो क्लास जैसे फर्जी चल रही है, लेकिन 5 बजे तक क्लास होगी, 5 से 5:15 तक बाहर टहल के आने की बजाय 10 मिनट एक बार मेरे कहने पे सिर्फ एक बार पढ़ के देखना, सर ने क्या पढ़ाया। 10 मिनट में याद नहीं हो जाए तो कह देना। घर पे आधा घंटा लगेगा उस चीज़ को करने पे, शायद 45 मिनट लगेगा, 50 मिनट लगे। आज नहीं करोगे कल करोगे तो उसको 100 घंटा लगेगा, कल भी नहीं करोगे परसों करोगे तो उसको 2 घंटे लगेंगे, और 10 दिन बाद करोगे तो शायद 6 घंटे लगेंगे सेम चीज़ याद करने में। और आज अभी के अभी
5 से 5:15 तक कर लोगे तो शायद 10 मिनट। विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, वैज्ञानिक बातें कर रहा हूँ। फॉरगेटिंग कर्व नाम का है, एबिंगहास ने बनाया था। उन्होंने कहा था कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा पढ़ाई से, तो वैसे वैसे आपका टाइम कम होता जाएगा। ये मैप है, इधर है कितना याद रह रहा है, इधर है समय। 50% याद रहता है अगर 10 मिनट बाद हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो। 1 घंटे बाद पढ़ते 30%, धीरे 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 और कम होता जाता है। इसीलिए हाथों हाथ पढ़ ले, 10 मिनट में याद हो जाएगा। घर जाके वापस पढ़ ले। फिर एक अच्छी सी बात जो दिलीप सर ने मुझे बताई थी, दिलीप सर ने कहा था कि रात को सोने से पहले ये सोचो कि आज क्या क्या पढ़ा है। कि मैंने आज मिडाइवल हिस्ट्री में सूफी आंदोलन पढ़े थे, सोहरावर्दी सूफी आंदोलन के प्रतिपादक कौन थे, कौन कौन से इसमें सूफी है, कहाँ कहाँ इसका सेंटर है, सोहरावर्दी के बाद और कौन सा है, अच्छा भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य जी है क्या, और कौन सा सब्जेक्ट है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी चल रही है, अच्छा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, चंद्रयान 3 के बाद अब कौन सा करना है, अमेरिका के साथ लूपेक्स की बात हो रही है ना, अच्छा लूपेक्स में क्या है, लूपेक्स की बात हो रही है जापान के साथ, अमेरिका के साथ निसार लॉन्च किया नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार, इसमें एल बैंड और एस बैंड था, एल बैंड है अमेरिका का, एस बैंड है अपना, 12 दिन में पूरी अर्थ की इमेजिंग कर लेगा। रॉकेट कौन सा था, अपना था कि उनका था, जीएसएलवी कौन सा था, F-15 था कि कौन सा था, सी F-16 था, ठीक है F-16 था। ऐसे सोच सोते हैं, मेरे को ये रास नहीं आया क्योंकि मैं ऐसे करने लग गया तो नींद आना हो गई बंद, फिर सोचता ही रह गया, नींद नहीं आती, फिर सोचते रह गया, दिमाग एक्टिवेट हो गया, फिर नींद आई नहीं, तो 5-6 दिन तो किया, फिर चला नहीं, फिर मैंने इसी को शिफ्ट किया सुबह। सुबह कदम रखने से पहले फ़ोन हाथ में नहीं लेना होता है, सोचना होता है, वहीं से सोचना स्टार्ट करता, उठता, ब्रश कर रहा हूँ, ब्रश करते करते एक सब्जेक्ट रिवाइज हो जाती है, इतनी पढ़ते हैं, मुश्किल से 4 पेज पढ़ते हैं, 4 पेज को मन मन में रिवाइज करने में 5 मिनट मैक्सिमम। नहा रहे हैं, नहाते नहाते भी हो जाती है रिवीजन। एक सब्जेक्ट उधर, एक सब्जेक्ट लाइब्रेरी जा रहा हूँ, पैदल पैदल चल रहा हूँ, खत्म। फिर जाते ही पहले हैंड टू हैंड एक रात को पढ़ लिया था मैंने, सुबह नहाते वक्त रिवाइज कर लिया, सुबह उठते ही पहले वापस पुराने 5 दिन का रिवाइज करता हूँ ना, तो उल्टा चालू करता और वहाँ पे वापस आता। कितनी बार रिवीजन हो गया, 4 बार। एक बार यहाँ भी तो किया है, 5 बजने के बाद 5:15 तक कोई टीचर आता है, तो कितने दिन में हो गया ये, फिर वो 5 दिन का रिवीजन करते हैं, वो 10 रिवीजन लग चुके हैं एक 7 दिन में। अगर लगातार 5 दिन अगर अपन किसी जगह भी जाते हैं, 200 फीट भी लगातार 5 दिन जाएंगे तो अगली बार पाँव को भी याद हो जाएगा कि इधर मुड़ना है, सोचना नहीं पड़ेगा किधर मुड़ना है। कितनी बार ऐसा होता है, चलते चलते ही दिशा अपने आप चेंज हो जाती है। इसलिए रिवीजन इस तरीके से कीजिएगा, हेल्प करेगा। ये मेडिटेशन मेरा इस प्रकार से है कि मैं पूरा ध्यान उसी कॉपी पे केंद्रित कर देता था, कि मेरी कॉपी के नीचे वाले भाग में, आंखें बंद कर लेता था, मेरी कॉपी के नीचे वाले भाग की लास्ट लाइन पे ये वाली बात लिखी हुई है। हेल्प करती है तो चीज़ें, दिमाग शार्प होगा। 2-3 महीने के अंदर आप खुद महसूस करने लग जाएंगे कि याद करने की क्षमता, रिटेंशन की क्षमता सब बढ़ रही है, चीज़ें याद होने लग जाएगी, विश्वास मानी होने लग जाती है। कोशिश कीजिएगा, हो जाएगी चीज़ें सब उस तरीके से। मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा चीज़ें हेल्पफुल रही। पहले मैं पढ़ाई करता था, ऐसी बात नहीं कि पहले कभी पढ़ा नहीं, पर एक तो ये राजू सर ने जो बोला था लगातार 5 दिन तक रिवाइज करने वाला चीज़, तो 5 दिन तक आज पढ़ रहे हैं तो पिछले 5 दिनों से लेकर आज तक का पढ़े, एक ही दिलीप सर वाली बात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही, बहुत ज़्यादा, सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत काम आएगी आपके भी ये चीज़। तीनों सही है, कोई गलत नहीं है। क्या, मध्य भूकक्षा, निम्न भूकक्षा और भूताली कक्षा। अच्छा, मीडियम अर्थ ऑर्बिट इज लोकेटेड बिटवीन लो अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। मध्य भूकक्षा में मुख्यतः 20,000 किलोमीटर ऊंचाई का उपयोग किया जाता है, सही है। 35,786 किसमें किया जाता है, 35,586 होहोमन ऑर्बिट जो है किस आकार का है, और ग्रेवियार्ड 586 पे है कि 300 किलोमीटर ऊपर है, 37,000, तो 35,586 क्या है, जियो स्टेशनरी है कि जियो सिंक्रोनस है, सत्य कथन दोनों। भूतुल्यकालिक कक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और असत्य कथन को पहचानिए। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में, इसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर है,
इस कक्षा में पृथ्वी का परिश्रमण काल और उपग्रह का परिक्रमण बराबर है कितने घंटे? 23 घंटा 56 मिनट और इस कक्षा में उपग्रह 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसमें आपके सारे सही है, कुछ गलत दिया ही नहीं। मैं तो फोन करके कहूँगा इनके टफ पेपर बनाओ, आसान आसान पेपर आ रहे हैं इनके। टफ कराऊँ ना पेपर? हैं? अभी कराता हूँ, अगली बार देखना। ये क्या चलता है ये? कब हटेगा ये? भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा भूतुल्यकाली कक्षा हमसे लगभग 200 किलोमीटर नीचे अवस्थित है। ओमन, ठीक है, सब सही है, दोनों सही है ना? नैनो नैनो उर्वरक के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। सब सही है, सारे सही है। मेरे को तो सब टिक लगाने जाना है, कोई गलती से कोई आएगा जो सही नहीं होगा। इसमें बताओ। अच्छा, आपको चारों जनरेशन पता है ना नैनो मटेरियल की? पहली कौन सी है? पैसिव, असक्रिय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निष्क्रिय। और फिर 3D, 3D, फिर सिस्टम ऑफ नैनो सिस्टम। तीसरी का उदाहरण बताओ। 3D और 3D ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? नैनो पिगमेंटेशन फर्स्ट का, और चौथी का? ठीक है, नैनो सेंसर। नैनो बोरस जियोलाइट, कौन सा ये? नैनो कंपोजिट, नैनो कार्बन नैनो ट्यूब, कल भी बात की थी अपन ने इसके बारे में, तो मिला लेना। नैनो तकनीक के बॉटम टू टॉप दृष्टिकोण के तहत बॉटम टू टॉप और अप टू बॉटम किसका है? दोनों सही है, छोड़ो। बॉटम टू टॉप और अप टू बॉटम किसने दिया है? नोरियो टानिगुची ने कौन सा दिया है? और कौन सा दिया है? कौन सा ज्यादा अच्छा होता है? क्यों? ठीक है, आजकल कौन सा काम में लिया जा रहा है? बॉटम टू टॉप। नैनो स्नीफर के बारे में बताओ। बिल्कुल, चलो ये क्रिकेट के मैच में यूज लिया जाता है, लिया जाता है। हम देखते हैं कि इतनी भीड़ है, जांच क्यों नहीं हो रही? नैनो स्नीफर्स लगे होते हैं हर जगह कि अगर कोई भी विस्फोटक पदार्थ आता है तो वो साइन दे देता है, कंट्रोल रूम में साइन चल जाता है, फिर वहाँ चेकिंग होने लग जाती है। यहाँ तक कि कल मैं शॉपिंग मॉल में गया था, RFID आपने पढ़ लिया होगा, गलती से वो टैग निकालना रह जाता है तो वो बीप 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 करने लग जाता है। मेरे को बोले क्या लेके जा रहे हो? बोला बिल है यार। फिर अंदर जाके हटवा के आया RFID वाला। RFID समझ गए? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो कि अपने फास्ट टैग में लगता है। फास्ट टैग में गाड़ियाँ चल रही होती है, एक आगे हल्की सी चिप होती है, वहाँ से RFID पढ़ लिया आपने? इधर से वही सेम, R का मतलब क्या है? रेडियो है, वही रिमोट सेंसिंग के प्रिंसिपल पर काम करती है, सेम टू सेम। इधर से आएगी, चिप पे टकराई, यहाँ से मैसेज लिया, वापस गई टकरा के, हो गया, और गाड़ी आगे निकल जाए। कितना फास्ट है, ये भी हटेगा अब। सैटेलाइट टोल सिस्टम आएगा अब। सैटेलाइट टोल सिस्टम रिमोट सेंसिंग पे काम करेगा। गाड़ी चल रही है, टोल टैक्स सब हट जाएंगे, सैटेलाइट कैप्चर कर लेगी कितने किलोमीटर गाड़ी चली है, उतना ही टैक्स आ जाएगा। थोड़ा टाइम में आ जाएगा, 4-5 साल बस। फिर टोल टैक्स के लिए कार्ड वार्ड कुछ नहीं चलेगा, ये SDM साहब का कार्ड है, ऐसा कार्ड है, टोल टैक्स नहीं देंगे, सबके टोल टैक्स लगेंगे। ये नैनोग्राम मात्रा के विस्फोटक, माइक्रो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम, सब सही है यार, सब सही है इसमें। अच्छा, ये तो मैंने कराई दिया। अच्छा, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिशन कब चालू हुआ? इनिशिएटिव कब चालू हुआ? 2002 में कुछ हुआ था क्या, कि 2007 ही पड़ा डायरेक्ट? अच्छा, 2002 में इनिशिएटिव चालू हुआ, 2007 में मिशन चालू हुआ, 2007 से 2012 तक पहला फेज था, 2012 से दूसरा बाद में फेज था। भारत कौन से नंबर पे विश्व में नैनो मटेरियल्स के देने में? नैनो मटेरियल के लिए पेपर्स बनते हैं 3rd पे, और हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन कागज तो डॉक्टर तो कितने नाम लोगों के नाम के पीछे लिखा हुआ है, कुछ भी छाप के देते, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है। बकमिंस्टर, अच्छा ये ना, क्वांटम डॉट्स के संदर्भ में कितने वोल होती देख लेना। ये अत्यधिक छोटे आकार के अर्धचालक कण होते हैं, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर ही होते हैं जो क्वांटम डॉट्स बनाए जाते हैं।
ये विशिष्ट प्रकाशिक एवं इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। हाँ, सारे सही है, सब में सब सही है, किसी में कुछ गलत है नहीं। अच्छा, बकमिनिस्टर फुलरिन कितने कार्बन होते हैं? 60। अच्छा, 72 भी होते हैं क्या? कितने पेंटागन होते हैं, कितने हेक्सागन होते हैं? 5 साइड वाले कितने होते हैं, 6 साइड वाले कितने होते हैं? देखना, 12 और 20 निकलेंगे। 12 तो निकलेंगे हेक्सागन और 20 निकलेंगे पेंटागन, ऐसे कुछ है, गूगल कर लेना। क्योंकि बकमिनिस्टर फुलरिन पूछा जाता है। नाम बकमिनिस्टर क्यों पड़ा? साइंटिस्ट था कि लेब का नाम था? फुटबॉल के आकार का है? और कौन कौन से है? कल ही पूछा था। कार्बन नैनो ट्यूब। ग्रेफीन, ग्रेफीन किस आकार का होता है? ऐसे जुड़ता है ये ग्रेफीन का आकार होता है। लेयर्ड हेक्सागोनल, परतें लगी होती है। इसमें एक ऑप्शन गलत दे रखा है, कोई ग्रेफीन वाला क्वेश्चन आएगा तब एक गलत दे रखा है कि ग्रेफीन इज हार्डर देन डायमंड, जबकि आंसर आपके मान रखा है कि सही है, लेकिन वो सही नहीं है। ठीक है, ग्रेफीन डायमंड से ज़्यादा कठोर कुछ है ही नहीं। जो हमारे वो जो कारीगर आते हैं वो काटने का काम करते हैं, वो जो होती है वो भी कटर भी डायमंड का बनता है। डायमंड से ज़्यादा कठोर कुछ है ही नहीं, और ये सॉफ्ट होता है। जो हमारी घरों में इन्वर्टर होता है उसमें यूज़ होता है, मोटर में यूज़ होता है, ग्रीस का काम भी यही करता है। पेंसिल होती है, पेंसिल में भी ग्रेफाइट है। ये विद्युत का कुचालक है क्या सुचालक है? और तापमान का, और डायमंड तापमान का सुचालक है डायमंड, और विद्युत का कुचालक है। दोनों फर्क है, देख लेना, केमिस्ट्री में आएगा। केमिस्ट्री में कार्बन नाम का एक चैप्टर है जिसमें कार्बन के एलोट्रोप्स है, वहां आएगा। नैनो कंपोजिट, इनमें कौन सा गलत है बताओ? अरे बताओ, नैनो कंपोजिट कहाँ काम आता है? चिप बनाने में काम आता है, फर्टिलाइजर में काम आता है क्या? नहीं आता। फर्टिलाइजर में क्या काम आता है फिर? नैनो कम नैनो डीएपी, डीएपी क्या है? यूरिया। नैनो यूरिया आ गया, नैनो डीएपी भी आ गया। नैनो यूरिया क्यों ज्यादा सक्सेसफुल है? जहां 50 किलो का एक कट्टा आता है यूरिया का, वहीं एक बोतल यूरिया को 50 लीटर पानी में डालकर यूज लिया जा सकता है। तो इससे क्या क्या लाभ है? एक तो इतने बड़े बड़ी जगह स्टोर करके रखना नहीं पड़ेगा हमें। दूसरी बात, पैसे बच रहे हैं। सरकार को 2,000 रुपए का आता है, घर पे पड़ता है अपने 300 रुपए का, क्योंकि 1700 रुपए की सब्सिडी देती है सरकार। जबकि नैनो यूरिया आता ही 300 रुपए का है, सरकार को सब्सिडी देनी पड़ ही नहीं रही है। 1700 रुपए बच गए एक कट्टे के। और जब फ्री की चीज आती है तो ज्यादा भी यूज होती है। दूसरी बात, जब छिड़काव किया जाता है तो नैनो यूरिया का छिड़काव डायरेक्ट पत्तियों पे किया जाता है। पत्तियों पे आपने पढ़ा नहीं पढ़ा मेरे को तो पता है, स्टोमेटा होता है जिसके खुला हुआ होता है, उसके अंदर जाता है एपिडर्मिस, मतलब पत्ती की ऊपर वाली परत, उसके अंदर जाता है और डायरेक्ट पत्तियों के थ्रू भोजन बनता है, वहीं पे डायरेक्ट पत्तियों पे छिड़काव हो जाता है। जबकि यूरिया को ऐसे ही बिखेरा जाता है, इसलिए 20% ज्यादा इफेक्टिव है। एक हमारे RS मेंस में क्वेश्चन आया था, इकोनॉमी में आया था, यूरिया गोल्ड क्या है? यूरिया गोल्ड क्या है? सल्फर होती है, सल्फर। अगर यूरिया के में सल्फर भी मिलाया जाए, क्योंकि आपने मृदा पढ़ ली इंडियन ज्योग्राफी में, तब पढ़ा है NPK का रेशियो क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस। क्या है? पोटेशियम और फॉस्फोरस, हाँ, 1, कहाँ 1:1? 4:2:1। जबकि ये नाइट्रोजन है ना, ये तो हो गया अपना 8, ये तो है आदर्श रूप से होना चाहिए 4:2:1। मतलब भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा अगर 4 है तो फॉस्फोरस की मात्रा 2 होनी चाहिए और पोटेशियम की मात्रा 1 होनी चाहिए। जबकि हमें क्या यूरिया मिल रहा है फ्री में, यूरिया मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मिल रहा है फ्री में, तो डाले जा रहे तो ये हो गया 8। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, 23 प्रकार के सूक्ष्म खनिज होते हैं, 23 प्रकार के, जो भूमि के लिए आवश्यक होते हैं। मृदा में पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े? केमिस्ट्री में पढ़ लेना, केमिस्ट्री में यूरिया, ये चैप्टर है यूरिया नाम का। तो मृदा में होते हैं 23 प्रकार के, उसमें एक सल्फर भी होता है। जो सल्फर किस लिए का अच्छा होता है कि सल्फर होगा तो इनका एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। एक नीम कोटेड यूरिया भी आता है, यूरिया पर नीम की परत होती है, पढ़ लोगे सब, मस्त रहो।
मैं तो मेरे जाता हूँ, धन्यवाद। मेरे को दूसरी क्लास जाके रिकॉर्ड करनी, फिर एक और जाना है, और बढ़िया से पढ़ लेना। मैं तो कल शायद नहीं आऊँगा, कल तो क्यों ही आऊँगा। पढ़ना लिखना, थोड़ी सी पढ़ाई बढ़ा दो, खुद को गिल्ट महसूस ना हो इसलिए पढ़ लो, बाद में गिल्ट महसूस हो जाएगी नहीं तो।